हेलो बच्चों, आज हमारे साथ में है विवेक कुमार पांडे। इनका जो नीट में स्कोर है वो 695 है, तो बहुत बहुत मुबारक हो विवेक। थैंक यू सर। और इनका जो बैकग्राउंड है पूरी तरीके से हिंदी मीडियम का रहा। इन्होंने बीएससी किया और बीएससी करते समय इनको समझ में आया कि मुझे नीट का एग्जाम देना है। मतलब इंटर तक इनको पता ही नहीं था कि कुछ नीट का एग्जाम होता है, डॉक्टर कैसे बनते हैं। तो इनकी फैमिली ने, अब इनकी अगर बात करें हम इनकी, तो जब 8 दिन के थे तब इनकी पापा की डेथ हो गई थी। उसके बाद किन परिस्थितियों में इन्होंने पढ़ाई की, इनके चाचा ने इनको सपोर्ट किया, इनके जो 2 बड़े भाई हैं, इनकी जो मम्मी, उन्होंने बहुत मोटिवेट किया पढ़ने के लिए। और वहां से निकल के अब ये एम्स दिल्ली में पढ़ने वाले हैं। तो बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है उन बच्चों के लिए जो हिंदी मीडियम से पढ़ाई करते हैं, जो एकदम गांव में रहते हैं, जिनका बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं होता है। उन बच्चों के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। इन्होंने मतलब ऑनलाइन पढ़ाई की और यूट्यूब पे क्रैश कोर्स से इन्होंने पढ़ाई की। तो वहां से मैं आपको बताता भी रहता हूं कि जो क्रैश कोर्स है उससे आप पढ़ाई कर सकते हो। बायो इन्होंने उससे पढ़ा और 360 में 360 स्कोर इन्होंने किया है। पहला स्टूडेंट मुझे मिला इस साल जिसका पूरा का पूरा बायो में सही है, वरना बायो का पेपर इतना लेंदी था जिसमें बच्चे बहुत अच्छा इस बार स्कोर नहीं कर पाए हैं। पिछली बार बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनका 360 में 360 नंबर आ रहा था, लेकिन इस बार विवेक पहले ऐसे स्टूडेंट मुझे मिले सेलेक्टेड में जिनका 360 में 360 स्कोर है। तो विवेक अपने बारे में कुछ बताएंगे? मेरे इस बार नीट एग्ज़ाम में 720 में से 695 मार्क्स आए हैं और ऑल इंडिया रैंक 118 है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी रैंक 7 है। और इंडिविजुअल स्कोर के बारे में अगर बताएं तो बायोलॉजी में जैसे सर ने बताया 360 आउट ऑफ 360। और इसके लिए मैं गंगवार सर को थैंक बोलना चाहता हूँ कि इनके यूट्यूब पर जो फ्री क्रैश कोर्स था एनसीईआरटी लाइन टू लाइन सर ने पढ़ाई हुई थी, तो वहाँ से मैंने एनसीईआरटी को परफेक्ट किया। और इसके अलावा मैंने बायोनीट से काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। तो मैंने क्रैश कोर्स से एनसीईआरटी पढ़ी, इसके बाद बायोनीट से क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। तो इसके बाद मतलब मुझे लगता नहीं था, जो भी टेस्ट सीरीज मैंने ज्वाइन कर रखी थी तो उसमें जो भी बायो के क्वेश्चन हो जाते थे तो इतने ही मार्क लगभग आ जाते थे टेस्ट में, तो मुझे बायो में प्रॉब्लम नहीं थी। और जो स्टूडेंट्स नीट 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहे और हैं। फिजिक्स में भी तो तुम्हारा बहुत अच्छा स्कोर है। हाँ। 175 एक गलत है केवल। हाँ, एक सर्किल मेरा गलत भर गया था। फिजिक्स में 175 मतलब आउट पूरा ऑफ सही किया 182। था। हाँ सर। वो भी सही था, जो बबल नहीं हाँ, फिल किया या गलत फिल कर दिया। बबल रॉन्ग फिल कर दिया। हाँ, और केमिस्ट्री में 160 का स्कोर 160 है। है। 5 तो क्वेश्चन गलत हुए हैं। हाँ, 5 क्वेश्चन हुए, 4 केमिस्ट्री में और एक हाँ, फिजिक्स में। 4 केमिस्ट्री में और एक फिजिक्स में गलत हुआ है। हाँ। और इसके अलावा मैं बताना चाहता हूँ जो भी एनसीईआरटी बेस्ड बायोलॉजी है, इसके लिए आप अगर गंगवार सर को फॉलो करते हो तो इसके अलावा कोई भी ज़रूरत नहीं है और आप आसानी से 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स कर सकते हैं बायोलॉजी में। शुरू में मतलब बताया जाता मैं 8 दिन का था, तभी फादर थे वो एक्सपायर कर गए थे। इसके बाद मेरी फैमिली ने मेरा फुल सपोर्ट किया। मेरे चाचा थे श्री राकेश पांडे, और उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। और मेरे बड़े भाई, सबसे बड़े भाई श्री मनोज कुमार पांडे, और एक और बड़े भाई हैं श्री सतीश कुमार पांडे। तो उन्होंने हमें काफ़ी मोटिवेट किया आगे बढ़ने के लिए। नीट के लिए जो भी चीज़ें रिक्वायरमेंट थी वो पूरी की। और इकानमी घर की चाहे जो भी हो, मतलब मुझे पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम मतलब नहीं है। उन्होंने कोई कमी नहीं होने दी अपनी तरफ से। हाँ, उन्होंने कोई कमी नहीं घर की छोड़ी। सिचुएशन जैसी भी रही, लेकिन ये रहा कि हाँ, पढ़ाई के लिए कभी उन्होंने कोई चीज़ कम नहीं होने दी। हाँ, उन्होंने कुछ भी कम नहीं होने दिया। बहुत बढ़िया। और ऐसे करते हुए मैंने इंटरमीडिएट के बाद ग्रेजुएशन किया, और ग्रेजुएशन करते हुए मैंने नीट के बारे में सेकेंड ईयर से तुम्हें लगा ऐसा कि नीट की तरफ? हाँ, सेकेंड ईयर से मैंने सोच रखा था पहले से कि नीट करना है, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन इतनी थी नहीं कि मैं 12th के बाद तुरंत नीट की तरफ जाऊं। तो मैंने ग्रेजुएशन करते हुए और नीट की जो भी सिलेबस होता है उसको सिलेबस को लगातार मतलब उस पर थोड़ा बहुत नज़र रखता गया। फिर बाद में 3rd ईयर आते ही मैंने बायो, फिजिक्स, जो भी केमिस्ट्री थी, तो उसको मैंने मतलब अपना नीट टारगेट बना लिया कि हमको बीएससी करते हुए नीट क्वालिफाई करना है। लेकिन 3rd ईयर में मैंने पिछले साल एग्ज़ाम दिया था, तो मेरे 569 आए हैं। मतलब बीएससी 3rd ईयर के साथ?
बीएससी थर्ड ईयर के साथ मैंने एग्जाम दिया था, तो मेरे 569 आए हैं। 569 आए थे लास्ट ईयर। हाँ, तो मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ जो 570 या जो भी कुछ हाँ। नंबर से रह गए हैं, तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि ये स्कोर है, इसका मतलब कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल ठीक है, हाँ और केवल थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है और कंटिन्यूटी की जरूरत है। बिल्कुल। और केमिस्ट्री में जो तुम्हारे सवाल गलत हुए वो भी आ रहे थे तुम्हें? हाँ, वो आ रहे थे, जो एसर्शन रीजन वाले क्वेश्चन थे वो काफी नए थे। हाँ। ट्रेंड नया था, नीट में अभी तक पूछे नहीं जा पूछा नहीं रहे जाता थे। था, और तो उस तरह की प्रैक्टिस केमिस्ट्री फिजिक्स में नहीं रही होगी। हाँ, और इसके अलावा जो लोग बताते हैं, जो हाँ। तमाम सारे टीचर्स बताते हैं या जो भी स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं कि पहले बायोलॉजी अटेम्प्ट करते हैं, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स। हाँ। तो यही ट्रेंड मेरा था। तो बायो का पेपर काफी लेंदी था इस बार, हाँ। तो इसलिए उसमें काफी टाइम बायो में लगा। कितना टाइम लगा इसमें करने में? यूजुअली जो टेस्ट वगैरह में पहले बताते थे कि 50 से 55 मिनट चाहिए होते हैं बायोलॉजी के, हाँ, लेकिन कोई मेरे 40 मिनट में भी कर लेते हैं बच्चे। मेरे 70 to 75 मिनट में बायोलॉजी कंप्लीट हुई। तो इसी प्रेशर में जब मैं केमिस्ट्री अटेम्प्ट करने गया, तो मुझे लगा कि हो सकता है फिजिक्स के लिए टाइम कम मिले, तो केमिस्ट्री में थोड़ा जल्दी करने तो लगे। केमिस्ट्री में जल्दबाजी के कारण 4 क्वेश्चन गलत हो गए। फिर जब मैं फिजिक्स अटेम्प्ट करने पहुंचा, तो मैंने सोचा वो क्वेश्चन हमको छोड़ रखने चाहिए, बाद में अटेम्प्ट कर लेता। तो मैंने जब फिजिक्स अटेम्प्ट की, तो फिजिक्स काफ़ी आसान थी, फार्मूला बेस्ड थी, हाँ। तो उससे मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला। और एग्ज़ाम जब ख़त्म हुआ, तो मुझे लगा कि हाँ, मतलब ऐसा लग रहा था कि 700 आ जाएगा। हाँ, मतलब ऐसा लग रहा था कि 690 के आसपास होगा। ठीक है, तो अब जैसे फिजिक्स में बच्चे को कितने क्वेश्चन करने चाहिए? मतलब जैसे 30 चैप्टर्स हैं, तो हर चैप्टर से बच्चे को कितना क्वेश्चन लगभग करना चाहिए? कुछ चैप्टर्स होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। जैसे कुछ हैं, जैसे मैग्नेटिज्म का सेक्शन हुआ, करंट इलेक्ट्रिसिटी का, मैग्नेटिज्म का, वेटेज भी काफी ज्यादा है, इनका वेटेज भी ज़्यादा है। वेटेज के हिसाब से प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। और इसके अलावा जो भी आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस होनी चाहिए, वो पीवाईक्यू बेस्ड होनी चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करने चाहिए। हाँ, क्या ट्रेंड चल रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, उसी पर बेस्ड आप अगर प्रैक्टिस करो तो और अच्छी रहेगी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने साल का बच्चा करे पिछले? क्योंकि आजकल जो सॉल्व पेपर आते हैं उसमें करीब 34 साल का दिया रहता है, तो क्या सारे बच्चे को करने चाहिए? सर, मुझे लगता है, मैंने जो फॉलो किया था कि जो भी चैप्टर या टॉपिक पढ़ता, जैसे मैं फिजिक्स में मैंने वर्नियर कैलिपर्स पढ़ा, तो फिर मैं वर्नियर जो भी टॉपिक वाइज, कई बुक्स ऐसी हैं जिसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चंस अरेंज हैं जो पीवाईक्यूज हैं, तो मैं वहां जाता हूँ, वर्नियर कैलिपर्स में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो प्रैक्टिस कर लेता। और ये टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था मैं। हाँ, विवेक का फिजिक्स में भी 175 है, एक क्वेश्चन बस भरने में गलत कर दिया है। तो विवेक से मैंने कहा भी है कि कोई ऐसी बुक बनाओ इन बच्चों के लिए जो थोड़ी हेल्पफुल हो, तो इन्होंने कहा कि ठीक, काम करेंगे। हाँ, ज़रूर। मुझे फिजिक्स मेरी इतनी ठीक नहीं थी, लेकिन मैंने इस साल काफ़ी मेहनत की, तो मुझे लगता है कि हाँ, मैं अब फिजिक्स के प्रति मतलब लगाव ज़्यादा बढ़ गया हो गया है, तो इसलिए मैं फिजिक्स को छोड़ना नहीं चाहता। हाँ, लेकिन कॉलेज में तो छोड़ना पड़ेगा। लेकिन ये कि अगर आप कोई बुक ऐसी बनाते हैं तो हम पब्लिश करके उसको, और जो भी बच्चे के लिए हेल्पफुल हो सकता है, कम से कम, फिजिक्स में ही डर लगता है बच्चे को ज़्यादातर। नीट का जो बच्चा होता है उसको फिजिक्स में ज़्यादा डर लगता है। आप भी रहे होगे, तो बीएससी करते समय जेडबीसी रहा होगा, तो फिजिक्स तो छूट ही गया होगा टच, है ना? फिजिक्स का टच छूट गया था। और तो कैसे फिर उसको जब सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में जब नीट का शुरू किया, तो फिर फिजिक्स कैसे कंप्लीट किया? तो मुझे लगा कि मैं फिजिक्स का मतलब जो सिलेबस में केमिस्ट्री बायोलॉजी थी तो वो तो ठीक चल रही थी, लेकिन मेरे को लगा कि फिजिक्स में मैं वीक हो सकता हूँ अगर नीट के लिहाज से। तो मैंने थर्ड ईयर में ड्रॉप ले लिया। मैंने थर्ड ईयर का एग्जाम तो दिया, लेकिन मैंने थर्ड ईयर की तैयारी करते रहे। थर्ड ईयर में मैंने नीट फिजिक्स की काफ़ी तैयारी की। जो भी ऑनलाइन मटेरियल होता है उससे काफ़ी तैयारी की, और उससे जो भी कॉन्सेप्ट वीक थे वो कॉन्सेप्ट दोबारा रिवाइज किए, और उस बार मेरा सिलेक्शन रुक गया था। लेकिन इस बार मुझे पता था कहाँ कमी रह गई, प्रैक्टिस में कमी रह गई थी। तो जो भी चैप्टर हाई वेटेज वाले हैं उसमें काफ़ी प्रैक्टिस की। मेरी प्रैक्टिस पीवाईक्यू बेस्ड रही। वेरी गुड। तो सबसे ज़रूरी बात यही कि
केवल पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा। हाँ सर। पढ़ने के साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा जरूरी है, और बहुत ज़्यादा बच्चे यही लैग कर जाते हैं। जी सर। मतलब वो क्या करते हैं कि पढ़ते रहते हैं, बहुत पढ़ते हैं और बहुत घंटे पढ़ते हैं, हाँ सर। लेकिन शायद वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करते हैं। केमिस्ट्री में भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस, और केमिस्ट्री में क्या तीनों, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, एनसीईआरटी ही आपने पढ़ी या कुछ हाँ, अलग से भी? एनसीईआरटी ही पढ़ी मैंने। फिजिक्स में जैसे बच्चे कहते हैं जो टॉपर होते हैं कि फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, तो आपने एनसीईआरटी पढ़ी कि नहीं पढ़ी? फिजिक्स के जैसे कभी कभी होता है एग्जाम, तो उसमें जो भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है या थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं फिजिक्स में, वो पूछ लिए जाते हैं, तो वो डायरेक्टली एनसीईआरटी बेस्ड ही होते हैं। मतलब एनसीईआरटी से ही ग्राफ वगैरह उठा लिए जाते हैं। नहीं तो एनसीईआरटी बच्चा कैसे खुद से क्या पूरा कवर कर सकता है? वो जो भी टीचर पढ़ाता है फिजिक्स, तो उसकी लेक्चर नोट्स जो होते हैं, हाँ। तो लेक्चर नोट्स को फॉलो करे, और उसमें तमाम सारी चीज़ें इंक्लूडेड रहती हैं। बस आपको एनसीईआरटी पढ़नी रहती है कि हाँ जो टीचर ने पढ़ाया वो एनसीईआरटी की लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है। हाँ। और बाकी टीचर सारी चीज़ें पढ़ाता है। मैं बताना चाहता हूँ फिजिक्स के लिए हाँ। कि कुछ चैप्टर, स्पेसिफिक चैप्टर होते हैं जो और एनसीईआरटी से पढ़ने हैं, जो एनसीईआरटी से हाँ, पढ़ने वो रहते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बता दो बच्चों को यार। जैसे ऑप्टिक्स में जो एप्लीकेशन वाला सेक्शन रहता है, जिसमें रेनबो वगैरह आते हैं, हाँ। और तमाम सारे इंस्ट्रूमेंट आते हैं, तो वो सब एनसीईआरटी से पढ़ने रहते हैं। मॉडर्न फिजिक्स में कुछ ऐसा पार्ट है? मॉडर्न फिजिक्स में जो थ्योरीज दी हैं, जो एक्सपेरिमेंट्स दिए गए क्योंकि इस हैं, बार जो एसर्शन रीजन आया वो थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा था। हाँ थ्योरेटिकल पोर्शन था, तो वहाँ से कवर कर सकते हैं। और इसके अलावा मतलब जो भी चीज़ें हैं एनसीईआरटी बेस्ड, और इसके अलावा मैग्नेटिज्म में जो अर्थ मैग्नेटिज्म का सेक्शन है, हाँ। तो उसमें से कुछ न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा जो थ्योरी के पॉइंट्स होते हैं, हाँ। वो सर वहीं एनसीईआरटी के अंदर से ही पूछे जाते हैं। तो विवेक ये बताओ कि जैसे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जिनका स्कोर अभी 500, 550 या 400 जो भी नंबर लेके आते हैं, क्या लगता है कि जैसे 5-6 घंटे तो कोचिंग करते हैं वो, उसके बाद कितने घंटे पढ़ना चाहिए उनको? अब उन्हें जैसे 6-7 घंटे कोचिंग रहती है। हाँ, 6-7 घंटे सोते होंगे। हाँ 6-7 घंटे सोते होंगे, तो मान लो कोचिंग के अलावा वो 6-7 घंटे और पढ़ सकते हैं। हाँ, तुम कितने घंटे सोते थे? हम सर सो लेते थे, 6-7 घंटे सो लेते थे ना। 6-7 घंटे जरूरी है वैसे नींद। यस सर। अगर बहुत कम सोगे तब भी दिन भर नींद आएगी। वो सर मेरे साथ मतलब हुआ, जब मैं लास्ट ईयर जब पेपर था तो उसमें 569 आए थे। फिर मैंने जब इस साल प्रिपरेशन शुरू की, तो जो मेरे मार्क्स थे पहले टेस्ट में वो 575 थे। अच्छा। मतलब वही थे, और उसमें वही गलतियां हुई जो मैं एग्जाम में करके आया था। सिंपल कैलकुलेशन मिस्टेक ये सब हुई। तो मैंने सोचा, मैंने एक मिस्टेक्स की लिस्ट बनाई। अच्छा। मिस्टेक्स की लिस्ट बनाई कि मुझको मतलब क्या क्या करना है, क्या क्या मिस्टेक्स मैं कर रहा हूँ। टेस्ट देते समय आप जो गलती कर रहे हैं वो गलती लिख लें। हाँ, कि हम इस जगह पे गलती कर रहे हैं। हाँ वो मिस्टेक, जैसे टेस्ट में कई बार हुआ, मैंने आरएनए को डीएनए पढ़ लिया, डीएनए को आरएनए पढ़ लिया। हाँ, ये हो जाता है। तो ये सब उसमें पॉइंट मिस्टेक्स में बनाया कि डीएनए आरएनए लिखा हो तो आँख खोल करके थोड़ा। हाँ, एक बच्चा भी बता रहा था नीट में कुछ स्क्वायर आया था और उसने उसको सर्किल ही पढ़ लिया। यस सर। तो इस तरह की गलतियां हो जाती हैं। इस तरह की गलतियां होती हैं। और इसके अलावा कैलकुलेशन मिस्टेक, कभी कभी ऑप्शन बिल्कुल सिमिलर होते हैं। हाँ। ऑप्शन में केवल 1-2 लेटर का डिफरेंस रहता है। हाँ। तो उसमें भी काफी ध्यान रखना पड़ता है कि चारों ऑप्शन रीड करने पड़ते हैं। हाँ, कई ऐसे टर्म ही है। बायो में तो पिछली बार स्टैंडिंग स्टेट, स्टैंडिंग क्रॉप आया था। हाँ सर। तो ऐसे कई सारे कंफ्यूजिंग चीजें होती हैं। हाँ सर। है ना। और साल भर कैसे मोटिवेटेड रखा अपने आप को? जैसे पढ़ाई करते करते ना, जैसे 569 आप लेके आए, तो उसके बाद ये रहता है कि थोड़ा सा और 2-4 क्वेश्चन सही होते तो कहीं कॉलेज मिल जाता, है ना। मैंने पिछली बार ये सोचा था कि हाँ 600 प्लस हो जाए, सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि उतनी बेहतर तैयारी नहीं थी। हाँ। तो मुझे लगता है कि अगर आप छोटा टारगेट रखोगे तो उससे भी कम अंक आते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात तो है। ये मेरा टारगेट इस बार 720 आउट ऑफ 720 था। वेरी तो गुड। इसलिए मैंने और 695 किया, वो भी गलती की, वरना 700 तो आ ही जाता। हाँ 700 आ जाता। एक फिजिक्स में जो भरने में गलत कर दिया, बबल करने में, बबल वाली गलतियां बच्चों से हो ही जाती हैं। 1-2 क्वेश्चन में सबका हो जाता है। हाँ, तो वो मुझे लगता है कि मैंने मिस्टेक्स में मतलब सोचा था, मिस्टेक्स टेस्ट देते वक्त भी मुझसे ऐसी बबल भरने वाली मिस्टेक हुई। हाँ। लेकिन मैंने सोचा कि फाइनल एग्जाम में नहीं होगी, फिर भी हो गई। तो ये सब ध्यान रखना है। ह्यूमन एरर इतना हो जाता है। हाँ, और एग्जाम का प्रेशर रहता है।
और इसके अलावा आप जो भी पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका है वो एक ऐसा तरीका बनाओ जो हर पेपर में आप अप्लाई करो, एक्सपेरिमेंट नहीं करने वहाँ या एग्जाम में जाके तो टेस्ट नहीं सीरीज करना है। में कि आपकी बार टेस्ट हुआ तो मैंने हाँ। फिजिक्स से स्टार्टिंग की, फिर हुआ केमिस्ट्री से कर और दिया, केमिस्ट्री से कर दिया, कभी बायो से कर दिया। कभी बायो से कर दिया। मतलब तुम्हारे जो पैटर्न था, बायो तुमने पहले अटेम्प्ट किया, फिर बायो- केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, यही और- पैटर्न तुमने टेस्ट में फॉलो किया और यही तुमने नीट में फॉलो किया। नीट में फॉलो किया। और इसके अलावा मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी बायोलॉजी है तो बायोलॉजी पूरा अटेम्प्ट करो पहले, हाँ। और उसमें सेक्शन ए सेक्शन बी का कोई मतलब नहीं है, जो भी है उसको सीरियल से अटेम्प्ट करो। इसके बाद जब आप केमिस्ट्री और फिजिक्स में मूव करो तो केमिस्ट्री में या फिजिक्स में सबसे पहले सेक्शन बी के क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। मतलब मेरा पर्सनल हो रहा है, क्योंकि उसमें नहीं तो दिक्कत पर्सनल क्या, अब आपने इतना स्कोर किया है तो अगर कुछ ऐसा बेहतर बच्चे को मिल जाए, जैसे अब सब लोग शुरू करते हैं सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं, तो सेक्शन बी करने से क्या फायदा होगा उससे? उससे फायदा ये है कि टाइमिंग में, क्योंकि जब लास्ट में प्रेशर भी रहेगा, टाइम भी कम रहेगा, तो वो 15 में से 10 सेलेक्ट नहीं होते क्वेश्चन। अच्छा, हाँ। और शुरू में टाइम रहता है तो आप 10 सेलेक्ट करके फिर क्वेश्चन कर सकते हो, और जो 35 जो क्वेश्चन अनिवार्य हैं वो आप सीधे करते रहो, उसमें कोई आप सेलेक्ट कर ही नहीं सकते क्योंकि सभी करने हैं। तो इसलिए मतलब तो ये जब आप टेस्ट सीरीज करते थे, टेस्ट देते थे, उस समय भी ये फॉलो किया था इसको? सेक्शन बी करने के बाद सेक्शन ए पर, क्योंकि कभी कभी मतलब कुछ जो भी है मेरे फ्रेंड्स हैं सेलेक्ट हुए, उनके कुछ नंबर कम रह गए तो यही बताते हैं कि फिजिक्स में या सेक्शन बी के कुछ क्वेश्चन छूट गए। मतलब समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या कौन सा क्वेश्चन सेलेक्ट करूं। तो इसमें अगर सेक्शन बी आप करते हैं तो मेरे हिसाब से टाइमिंग का बहुत फायदा होता है और प्रेशर भी कम हो जाता है, क्योंकि बाद में आपको 10 सेलेक्ट नहीं करने पड़ते, शुरू में आप सेलेक्ट करे हुए हो। हाँ। तो बाद में आप मैनेज कर सकते हो। बिल्कुल। तो अभी जैसे आप टेस्ट देते हो तो टेस्ट में इस चीज को आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। हाँ, शुरुआत में क्या करके देखो इससे कुछ फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है। जी सर। है ना? तो और जैसे ये बता रहे थे कि खाना खाते समय ज्ञान बाबा सीरीज, है ना? तो खाना खाते समय ज्ञान बाबा सीरीज लगा कर रख दिया, और उसमें जो भी बायोलॉजी के पॉइंट्स है वो रिवाइज हो जाते थे, क्योंकि फाइनली मैंने क्रैश कोर्स पढ़ रखा था, बायोनिट से क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी, तो वो सब बायो रिवाइज ही होता था उससे। तो ज्ञान बाबा सीरीज से मुझे काफ़ी हेल्प मिली, जो यूट्यूब पर सर का क्रैश कोर्स था NCERT का लाइन टू लाइन, तो उसने मुझे काफ़ी हेल्प किया। मैं उसी से पढ़ता था और क्वेश्चन प्रैक्टिस बायोनिट से करता था। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और बायो में जो मेरे मार्क हैं उनका सारा क्रेडिट। अरे नहीं, सारा क्यों यार तुमने इतनी मेहनत की है ना, बहुत अच्छा किया यार। और एक और बहुत खुशी की बात है कि इनके जो बहुत अच्छे फ्रेंड हैं शिवम अवस्थी, उनका भी सिलेक्शन हुआ है। 651 मार्क्स इनके आ रहे हैं। आ जाओ शिवम। तो शिवम बहुत बहुत मुबारक हो यार। और शिवम और विवेक ये दोनों साथ में BSc कर रहे थे, वहीं पर दोनों का इंटरेक्शन हुआ और दोनों ने साथ में तैयारी स्टार्ट की और साथ में दोनों का सिलेक्शन भी हो गया। अब इनका जो स्कोर है 651 का स्कोर है, जिसमें बायो में इन्होंने 330 का स्कोर किया है, फिजिक्स में 161 है ना, 160, और केमिस्ट्री में 161 का स्कोर किया है। तो इनके फीडबैक भी जानते हैं कैसे उन्होंने पढ़ाई की। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शिवम अवस्थी। आई एम स्कोरिंग 651 आउट ऑफ 720 विद इन स्कोर 4166। और जैसा कि सर ने बताया, हम लोग एक दूसरे से काफ़ी प्रभावित रहते थे, हम इनसे तो ज़्यादा ही रहते थे। अच्छा, क्योंकि ऐसा ये था ना कि क्लास में जैसे क्या होता है कि 2 ही लड़के ज़्यादा जाने जाते हैं, एक या तो बहुत अच्छे होंगे और ये या तो बहुत वो होंगे तो ये उन्हीं में से थे, बहुत अच्छों में से। तो और बस इन्हीं के साथ रहते थे, इन्हीं के साथ थोड़ा सर भी जो पढ़ाते थे वो भी साथ में। थोड़ा स्वभाव भी तो कितना शांत है, शांत स्वभाव, सीधे शांत। और सर दोनों लोग का सर काफ़ी माइंड मैच कर रहा था, मतलब हर चीज़ में। तो उसी में सर तो ये किसके दिमाग में है कि नीट की तैयारी करते हैं, कुछ ऐसा? नीट के सर किसी के दिमाग में नहीं। सर क्या होता है ना कि जब करने लगो तो टीचर भी थोड़ा सपोर्ट करने वाले होते हैं कि हाँ ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। और फिर धीरे धीरे जब बात चलती है, हाँ भाई नीट करते हैं, वो करने गए हैं, ये करने गए, ऐसा सर तो बस उसी समय आया। फिर दोनों ने सर सोचा और सर दोनों में नीट ने सोच लिया था सर। और रही बात सर सपोर्ट की, तो सपोर्ट टीचर ने भी बहुत किया। और जब कोई साथ का मिल जाता है कि मतलब आपको ऐसा करना और साथ के हों, और तो हिम्मत भी आ जाती। और सर का एक स्टूडेंट था सर सुमित आर्या, तो वो सर उसके इंटरेक्शन में भी थे हम लोग, तो बताया सर ऐसा ऐसा है, वो थोड़ा
मोटिवेट होता था कि हमसे 1 साल सीनियर भले थे, लेकिन अगर कि वो करते हैं तो हम भी कर सकते हैं, ऐसा हम लोग के दिमाग में आता है। तो बस वैसे ही था, दोनों साथ में शुरू किए तैयारी और आज सेलेक्ट हो गए। और मेरा जो इंडिविजुअल स्कोर है, जैसा कि सर ने बताया था, बायो में थी 30 और केमिस्ट्री में 161 और फिजिक्स में 160। तो मेरी बायो बहुत वीक थी रियल में। बायो से पिछली बार जो मेरे स्कोर थे वो 578 थे। 578 स्कोर। तो वो मेरा जो रुक गया, बायो मेरा बहुत फैक्टर वाला गड़बड़। लास्ट में कितना बायो था तुम्हारा? बायो सर हमें लगता था 300 था सर। अच्छा, तुम्हारा विवेक कितना था लास्ट ईयर? मेरा सर था 330 लास्ट ईयर था। तो तब भी सर आपके क्रैश कोर्स से ही पढ़ा था। तो 2020 में आपने अपलोड किया, वही पढ़ करके 2021 में एग्जाम दिया। वेरी गुड। तो बायोलॉजी मेरी तभी लगभग कंप्लीट ही हो गई थी, एनसीईआरटी वाली। हाँ, इस बार तूने फिजिक्स पे थोड़ा सा फोकस किया। हाँ और काफ़ी अच्छा किया भी उसमें। सर। और सर बायो में जो मेरी दिक्कत होती थी वो सर आपकी जो बुक है उससे हमें काफ़ी हेल्प मिली, बायो नीट। तो सर वो मतलब मान के चलिए क्या होता है ना कि क्वेश्चन प्रैक्टिस हर चीज़ का एक सल्यूशन होता है। अगर कहीं आप कुछ भी पढ़ रहे हैं तो आप उसके क्वेश्चन के थ्रू आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो आपकी सर जो बुक है लाइन बाय लाइन, एक तो एनसीईआरटी बेस्ड है पूरा, तो वो काफ़ी सर सपोर्ट करती थी। जो अच्छा भी लगता था, काफ़ी सिली मिस्टेक्स भी रुकने लगे, फिर टेस्ट में भी नंबर बढ़ने लगे बायो में। और बायो बहुत डिमोटिवेट कर देते क्योंकि सबसे ज़्यादा 360 नंबर, 50% नंबर तो उसी का रहता है। तो जब सर लगने लगा कि हाँ सर अब कर सकते हैं, बाकी बायो फिजिक्स केमिस्ट्री में सर इंटरेक्शन से ही पता चलता है। और फिजिक्स में भी काफ़ी सर क्वेश्चन प्रैक्टिस किए तो क्वेश्चन प्रैक्टिस से सर वो इम्प्रूव हो गई सर। और बायो में काफ़ी सर बच्चों को क्या, इनको जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, इस बार इनको कुछ टिप्स देना चाहो जो तुमने किया हो, जो तुम्हें ऐसा लगा हो कि करना चाहिए इन बच्चों को? हाँ, तो बायो में तो एनसीईआरटी बहुत मस्ट है। तो बायो में मतलब एनसीईआरटी की हर लाइन, अब तो एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन और बना रहा है ना अब उसके वो अंदर। हाँ, वो अब जैसे जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन अब एक ये साल ही नया इंट्रोड्यूस हुआ है, ये किसी को एक्सपेक्ट नहीं था ये लेकिन प्राइवेट में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन नहीं सर, ये बस इस टाइप के क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज, जैसे रीजन हर तरह के। मुझे सर बायोनीट की ये बात मतलब अच्छी लगी कि उसमें क्वेश्चंस में भी जानकारी छुपी हुई होती थी। और तमाम सारे क्वेश्चन जैसे एनसीईआरटी में अलग अलग एग्जाम्पल अलग अलग चैप्टर्स में दिए हैं, तो उन चैप्टर से एग्जाम्पल उठा करके एक क्वेश्चन में ही आप पूछ लेते थे, तो क्वेश्चन के थ्रू सब कुछ रिवाइज हो जाता था जिस भी चैप्टर में है। और बायो के लिए तो बताया नहीं, क्वेश्चन अगर कहीं आपको बायो के लिए कुछ नहीं, केवल एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस तो भाई मस्ट है। क्वेश्चन प्रैक्टिस इसलिए की जाती है कि क्या गलतियाँ कर रहे हैं उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या गलतियाँ आप कर सकते हैं वो भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने जो फॉलो किया था वो हम बता रहे हैं, बायो नीट फॉलो की थी और काफ़ी हमें हेल्प की उसने। और फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए तो एनसीईआरटी बेस्ड सारे, केमिस्ट्री में तो एनसीईआरटी पढ़ना पूरा एनसीईआरटी सर, फिजिकल और इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सारे, मतलब अभी तक तो रहता था कि फिजिकल थोड़ा छोड़ सकते हैं, लेकिन अब कुछ ही चैप्टर्स पढ़ के, लेकिन अब तो फिजिकल भी सर पूरा, तो सीधे फिजिकल केमिस्ट्री में एनसीईआरटी के एग्जांपल ही उठा लेते हैं। एग्जांपल और विद डाटा भी नहीं बदलते क्वेश्चन ना। हाँ, इन टेक्स्ट क्वेश्चन और एग्जांपल, मतलब एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज नहीं करनी रहती। अगर आप इन टेक्स्ट और एग्जांपल कर लेते हो तो वो पर्याप्त है, और बाकी तो लेक्चर नोट्स सर पढ़ाते ही हैं। और उसमें तो एनसीईआरटी फिजिकल में जो आते हैं उसमें फिजिकल क्या सारे में उठाते हैं, लेकिन फिजिकल में विद डाटा उठा लेते हैं पूरा क्वेश्चन ही, कि वो डाटा क्या वही आंसर आते हैं कि तो इस बार हम लोगों ने पिछले साल आया था, रिपीट हुआ था, इस बार रट लिए थे, उसके पिछले साल भी आया था, हर साल एक तो ऐसा रिपीट होता रहता, तो वो सर काफ़ी हेल्पफुल रहता। और केमिस्ट्री के लिए कुछ चैप्टर्स हैं जो एनसीईआरटी मस्ट है उसके लिए, जैसे मॉडर्न फिजिक्स में है और ऑप्टिक्स में है, खासकर वेब ऑप्टिक्स वाला पार्ट है। और उसमें रेनबो वेनबो करके जो ऑप्टिक्स में है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। बस हम लोग ने क्या किया था कि शॉर्ट नोट जो बनाई थी एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो लाइन बाय लाइन होते हैं, उनको लाइन जैसे अच्छी सारी लाइंस जो थी वो बाहर निकाल लिए। अब उसी को एक बार बार एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ऐसा है ना कि एनसीईआरटी पढ़ना भी बहुत बड़ी सर वो रहता है, समरी दी रहती थी लास्ट में और पॉइंट्स टू पॉन्डर, तो वो सर से मिला करके हम लोग बना लेते हैं। वो और उसके कुछ क्वेश्चंस उसमें जो रहते हैं वो डाटा बेस रहते हैं, काफी कैलकुलेटिव रहते हैं। तुम लोगों ने जो कुछ शॉर्ट नोट बना रखे हैं थोड़ा दो तो इन बच्चों को शेयर भी कर देते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, है ना। और दोनों लोग बुक पे भी काम करेंगे साथ में। बिल्कुल सर करेंगे। कुछ ऐसा हो सकता है कि तुम लोगों के लिए बढ़िया से बना के दिया जाए
जो लास्ट टाइम में भी काम आए, और हो सकता है कि अगर जल्दी कर लेंगे तो 2-4 महीने में तुम्हें कुछ मिल जाए इन लोगों को। और सर लास्ट में मैं थोड़ा टेस्ट के बारे में बताना हाँ, चाहता बिल्कुल, हूँ बिल्कुल। कि कुछ लोग जो टेस्ट देते हैं, मतलब टेस्ट शुरू करते हैं देना, हाँ। जो भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हैं, हाँ, तो शुरू में मार्क्स आते हैं, मान लो आए 575 या कुछ ऐसे 580 मार्क्स आते हैं, हाँ, तो फिर वो सोचेंगे कि अगली बार टेस्ट में हम थोड़ा और इम्प्रूव करेंगे, हाँ, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हम गलती कहाँ की है, क्या इम्प्रूव करोगे आप। हाँ, सही बात है। जब आपको गलती पता रहे कि मिस्टेक्स, इसके लिए सबसे जरूरी है टेस्ट एनालिसिस। टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट के बाद में अगर आप टेस्ट एनालिसिस करते हैं तो ही आपका स्कोर इम्प्रूव होगा, नहीं तो स्कोर मतलब आप टेस्ट दे के आते हैं, उसको रख देते हैं और फिर रिजल्ट का इंतजार करते हैं कि रिजल्ट आएगा, वो उसका नहीं, कोई वो मतलब नहीं नहीं करना, है। वो सर उसका मतलब नहीं है। आपका स्कोर तभी इम्प्रूव होगा जब आप अपनी मिस्टेक्स को जान पाओगे कि कहाँ पे मिस्टेक्स हम कर गलती रहे कर रहे हैं, हैं। और मिस्टेक्स तभी पता चलेगी जब आप टेस्ट के बाद टेस्ट एनालिसिस करोगे कि हमने क्या क्या मिस्टेक की। तो इसलिए मैं ये बताना चाहता हूँ, टेस्ट एनालिसिस भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका। अच्छा, बच्चे इस चीज को भी लेकर थोड़ा परेशान रहते हैं कि कैसे रिवीजन कैसे करना है, तो रिवीजन तुम लोग कैसे करते हैं? जैसे मान लो कि बायो में 10 चैप्टर हो गए हैं, 10 चैप्टर पढ़ चुके हो, अब कैसे रिवाइज करना है? जो भी जैसे जब टेस्ट होता है तो एक बार हमने क्रैश कोर्स से पढ़ ही लिया था, तो इसके बाद जो भी एनसीईआरटी थी उसको रीड कर डालते थे केवल एक बार जल्दी से, और जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे, जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे, उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम ज़्यादा था, और इसके अलावा बाकी मतलब एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेते थे, रिवाइज। मतलब ऐसा भी जैसे टेस्ट में कुछ गलती अगर हो रही तो उसको कुछ मार्क करते थे। हाँ, वो पेंसिल से उसको गोला कर देते थे कि हाँ ये क्वेश्चंस, ये चीज़ जो है वो ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। कुछ चीज़ें होती है वो बार बार गलतियाँ होती रहती हैं, क्योंकि वो हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो वो बार बार तो उसको सर गोला कर दें, और काफ़ी हाईलाइटेड पॉइंट कर दे, कई सारे हाईलाइटर यूज कर लेते थे तो रखने के लिए उसको, तो उसमें भी सर हेल्प और सर मैंने एनसीईआरटी बायोलॉजी में एक और मतलब एक्सपेरिमेंट किया था कि जो चैप्टर का मेन पार्ट है उस पर फोकस करो। जैसे मान लो था जो भी एनिमल टिश्यू वाला, तो उसमें मैं काकरोच, और जो भी काकरोच था, अर्थवर्म था, फ्रॉग था, तो तीन को मैंने 3 की नोट्स बना ली वही एनसीईआरटी से, एग्जैक्ट फोटो तीनों पढ़े थे, क्योंकि अर्थवर्म का लास्ट टाइम पूछ लिया था, लास्ट एक सवाल आ गया था, अर्थवर्म का भी आया था, तो और काकरोच 17 में, वो 17 में फ्रॉग का भी आ गया था, उसके पहले कॉकरोच बीच में आया था। तो वो फ्रॉग तो सिलेबस में, मतलब काकरोच तो सिलेबस में इस बार कंट्रोवर्शियल वाला था कि मतलब आएगा नहीं आएगा, तो इसलिए पढ़ लिया था सर। तो तीनों को पढ़ लिया था, मतलब कई बार पढ़ा, इतनी बार पढ़ा कि लास्ट टाइम जब रिवाइज करते तो 5 मिनट में तीनों काकरोच, फ्रॉग और अर्थवर्म सब रिवाइज हो जाते थे। और इसके अलावा उस चैप्टर में भी तो था इस बार, हाँ, उसके अलावा कोई चैप्टर में बचता नहीं था। जैसे जो भी मार्फोलॉजी थी, तो मार्फोलॉजी में अगर आप फैमिलीज तैयार कर लेते तो उसमें कुछ एग्जाम्पल कुछ बचते हैं और कुछ नहीं बचता। तो वो जो चैप्टर पढ़ो तो फैमिलीज पर फोकस रखो। इसके बाद जो थी प्लांट की जो भी एनाटॉमी थी, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो टफ है वो है स्टेम, डाइकाटिस्टम, मोनोकाटिस्टम, डाइकाटरूट, मोनोकाटरूट। तो इसका मैंने एक चार्ट बना लिया, और उसी चार्ट में सब कुछ, हाँ सब कुछ क्या डिफरेंस होते हैं, डिफरेंसेस के साथ सब कुछ इंक्लूड कर दिया। तो वो मुझे लगता है कि मैंने इस चैप्टर की आत्मा निकाल रखी है, और इसको शरीर में देना है डॉक्टर के। इसको मतलब वही खोजता था कि मेन पार्ट क्या है, मेन पार्ट को अपने समझ लिया, अब समझ लिया, सवाल आएगा तो हम कर लेंगे। हाँ, और वहीं से सवाल आते थे, और साइड में जो भी बचता तो वो उसके कंपैरिजन में थोड़ा लगता तो उसको थोड़ा पढ़ लेता। मेन तो हमारा माइंडसेट होता है ना, जैसे होता ना, इन्होंने कहा भी कि मतलब टेस्ट के बाद आओ, टेस्ट को एनालाइज करो, तो एनालाइज करना तो सही है, उसके साथ साथ एक मिस्टेक कॉपी भी, जैसा कहा इन्होंने, हम इनको भी फॉलो करते थे, और नई चीज़ें क्या होता है ना, क्या सीखना एक दूसरे से होता है ना, कि आप आगे गए तो वो पीछे गए, फिर वो आगे गए वो पीछे गए, और उसमें ये मैटर करता है कि दोनों से क्या कुछ सीखने को मिल रहा है। तो मान लो ये कोई अच्छी नोट्स बनाए हैं तो एक दूसरे से शेयर कर लो, ऐसा कुछ करके रहता है, तो वो थोड़ा इंटरेक्टिव सेशन एक दूसरे के साथ, इसमें थोड़ा फायदेमंद होता है। तो वो मिस्टेक कॉपी बहुत हेल्प करती है। आप मिस्टेक कॉपी बनाइए, एक टेस्ट दीजिए, अगला टेस्ट दीजिए, मिस्टेक कॉपी को देख कर जाइए, तो वो गलती आपसे नहीं होगी, कुछ नई भले हो सकती है, लेकिन जो पुरानी गलती है वो सुधर जाती है। तो वो सर मिस्टेक कॉपी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आजकल लेकिन यूट्यूब पे कंटेंट भी तो कंटेंट सर, तो उसमें भी आपको ये देखना है कि भाई कोई एक चीज पढ़ो उसी को बार बार, वही सर, और आपको एक टीचर फॉलो करना नहीं, तो अब ये नहीं कि 10 जगह आप पढ़ाई कर रहे हो, 10 जगह, तब वो कुछ भी नहीं हो पाएगा उससे। एक टीचर भी और
कोशिश करो कि कई सारी बुक्स भी मत लगाओ, हाँ बिल्कुल सही क्योंकि एक बुक्स पे भरोसा कीजिए, टीचर्स पे भरोसा कीजिए। मैंने तो जो किया था वो मैंने बताया कि हाँ बायो नीट क्या होता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कोई बेस्ट बुक मिलना बहुत ज़रूरी होता है। और जैसे बायो के लिए तो बायो नीट से बढ़िया कुछ नहीं है। और बाकी केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के लिए तो मान के चलिए इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक तो फिर पूरा NCERT की लाइन NCERT याद होनी चाहिए। अगर कहीं आपको previous वो year याद है question- और PYQ लगाए हैं तो हम मोर देन इनफ है। और फिजिकल के लिए आप लगा लीजिए, बाहर से भी कोई आपको कोचिंग मॉड्यूल के क्वेश्चन हाँ, मिलते मॉड्यूल मिल हैं, गए आपको या- उसमें भी ज़्यादा करने की नहीं जरूरत है। उसमें भी आपको NCERT के इंटेक्स्ट के क्वेश्चन जो एग्जाम्पल्स दिए होते हैं वो एक्सरसाइज लगाने की जरूरत नहीं है उतना। और लेकिन वो जो एग्जाम्पल्स है इंटेक्स्ट के क्वेश्चन है उसको ज़रूरी है लगाना, क्योंकि वो मैंने फॉलो किया था और मेरे 161 है जो गलत हुए हैं वो सब सिली मिस्टेक वाले जो होते हैं सर, वो उस वजह से है। तो बाकी और फिजिक्स के लिए तो भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जितनी ज़्यादा कॉन्फिडेंस के लिए चाहिए होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस, कि कॉन्फिडेंस एक बार आ गया ना फिजिक्स में तो फिर कुछ नहीं है फिजिक्स। और फिजिक्स में मज़ा आने लगता है जैसा कि, और फिजिक्स में भी ध्यान देना होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। फिजिक्स में भी बहुत सारे एडवांस टाइप के क्वेश्चन लगने लगते हैं, तो उसमें भी तो वेस्ट ऑफ टाइम होता है। जैसा कि आपने अभी दिखाया, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिखा रहे हैं कि क्वेश्चंस बनवा रहे हैं लाइन की NCERT लाइन वाला, NCERT की लाइन, तो ये भी जानना चाहिए कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो NCERT बेस ज़्यादातर रही है, अब तो फिजिक्स भी NCERT बेस आने लगी है, थ्योरी प्रॉब्लम ज़्यादा है तो बिल्कुल। मतलब जरूरत ये है कि जिस चीज को आप पढ़ो उसको 10 बार 20 बार 50 बार जितनी बार पढ़ सको, बस मल्टीपल टाइम, है ना। मतलब ये नहीं कि 10 चीजें आप पढ़ रहे हो एक बार पढ़ रहे हो, बहुत सारे बच्चे होता है हाँ एक चीज को 10 बार आप पढ़ोगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सर ये कहना चाहूँगा 2-3 बातें हैं जो आप प्रिपरेशन करते समय ध्यान में रखना पड़ता है। और जैसे पहला तो अगर आप ड्रॉपर हैं, 550 के अराउंड आपके नंबर हैं या 550 प्लस है, तो इसके लिए सबसे पहले तो आपकी प्रैक्टिस ज़रूरी है। 550 के अराउंड मार्क्स हैं, इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट ठीक ठाक है, केवल प्रैक्टिस में कमी रह गई है। तो पहली ज़रूरी बात कि आपको प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस के बाद आप टेस्ट दोगे, और टेस्ट के बाद टेस्ट एनालिसिस करनी है, और टेस्ट एनालिसिस करने के बाद मिस्टेक्स की लिस्ट बनानी है, और उसके बाद आप अपनी मिस्टेक्स पर ध्यान रख के फिर अगला टेस्ट दो, तो आपका स्कोर इम्प्रूव हो जाएगा। थैंक यू सर। चलो यार, बहुत बहुत मुबारक हो। अरे सर